हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस के बारे में। उससे पहले हमने लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस कवर किया था। फाइनली वी आर ऑन स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस। ठीक है, तो स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि स्मॉल वेसल्स को इन्वॉल्व करेगा। स्मॉल वेसल्स में कौन कौन से वेसल्स आते हैं? हमारी स्मॉल वेसल्स में हमारे पास आर्टेरियोल्स हो गए, हमारे पास आर्टेरियोल्स हो गए, हमारी वेन्यूल्स हो गए, हमारी कैपिलरीज हो गई। ये जो स्मॉल वेसल्स है, अगर इनको जो इनकी वास्कुलाइटिस हो रही है तो उसको हम लोग स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस बोलते हैं। तो अभी ये वास्कुलाइटिस होती कैसे है? अभी ये जो स्मॉल वेसल्स है ये डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन या बिकॉज ऑफ हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। इस वजह से जो हमारी स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस है वो दो टाइप की होती है। हमारे पास अंका मीडिएटेड, अंका इज एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी मीडिएटेड यानी अंका मीडिएटेड होती है। और सेकेंड हमारे पास क्या है? हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। तो इस लेक्चर में मैं तुम्हें मेनली जो हमारी अंका मीडिएटेड है उसके बारे में बताऊंगी। तो या लेट्स गेट इनटू इट। तो हमारा पहला टॉपिक है अंका मीडिएटेड वास्कुलाइटिस। तो अंका मीडिएटेड वास्कुलाइटिस बेसिकली क्या होता है? हमारी जो न्यूट्रोफिल्स है उसके अंदर एसिडोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। नेचुरली नॉर्मली शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो जो हमारे न्यूट्रोफिल्स है उसके अंदर एसिडोफिलिक ग्रैन्यूल्स होंगे। ये जो एसिडोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं इसमें हमारे दो एंटीजन्स होते हैं, एक एमपीओ यानी माइलोपेरोक्सीडेज, दूसरा हमारे पास पीआर3 यानी कि प्रोटीनेज 3। क्या बताया मैंने? हमारी बॉडी में नेचुरली न्यूट्रोफिल्स जो है उसके अंदर, सेल के अंदर एसिडोफिलिक ग्रैन्यूल्स हैं जिसमें हमारे पास दो एंटीजन है, एमपीओ है एंड प्रोटीनेज 3। और भी अलग अलग एंटीजन होते हैं, अभी हमारे ये दो एंटीजन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट कॉजेस लाइपोपॉलीसैकेराइड्स और साइटोकाइन्स जो है उनका एक्शन जो है न्यूट्रोफिल्स पे बढ़ता है एंड न्यूट्रोफिल्स की प्राइमिंग होती है। तो व्हाट डू आई मीन बाय दिस थिंग, दिस टर्म प्राइमिंग? कि प्राइमिंग हो गया न्यूट्रोफिल का, इसका क्या मतलब है? क्या हुआ? लाइपोपॉलीसैकेराइड आया, साइटोकाइन आया, इन्होंने इसने न्यूट्रोफिल पे एक्ट किया और ये जो एसिडोफिलिक ग्रैन्यूल्स में ये जो एंटीजन है एमपीओ और प्रोटीनेज 3 ये इसके जो अंदर थे अब ये इसके सेल मेम्ब्रेन पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया हुआ है। तो ऐसा न्यूट्रोफिल जिसमें एमपीओ और प्रोटीनेज 3 जो है वो उसके सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड एंड साइटोकाइन, उसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइम्ड न्यूट्रोफिल। इस यानी ये इस न्यूट्रोफिल की प्राइमिंग हो चुकी है। तो अब क्या होगा? नेचुरली तो ये न्यूट्रोफिल के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इसको नहीं पहचानता है कि मतलब इसके लिए टॉलरेंस नहीं होती है हमारे शरीर में। तो हमारा इम्यून सिस्टम देखता है कि अरे एमपीओ और ये प्रोटीनेज 3 ये कहाँ से आ गया, मतलब उसे लगता है कि कुछ तो एबनॉर्मेलिटी है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी फॉर्मेशन शुरू करती है। कोई भी चीज़ हमारी एंटीबॉडी, हमारे शरीर को लगता है कि ये सेल्फ नहीं है, ये फॉरेन है, तो उस चीज़ के लिए हमारी शरीर एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करती है। लाइकवाइज यहाँ पे भी एमपीओ और प्रोटीनेज 3 के अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। ये इस एंटीबॉडी को हम अंका एंटीबॉडी बोलते हैं, जो कि दो टाइप का होता है, अंका पी अंका और सी अंका। पी अंका हो गया और सी अंका हो गया, ठीक है। ये दो टाइप की एंटीबॉडीज बनती हैं। तो अब ये जो अंका एंटीबॉडीज बनी पी अंका और सी अंका, ये क्या करती है? ये न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करते हैं और न्यूट्रोफिल्स के इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करती हैं। न्यूट्रोफिल्स नेटोसिस करते हैं जैसे मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। एंड अब ये न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और नेटोसिस की मदद से जो ब्लड वेसल्स हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स जो है हमारी, उसकी जो एंडोथेलियल लाइनिंग है उसको डैमेज करते हैं। अब ये जो एंडोथेलियल लाइनिंग है हमारी, मैं इस कलर को चेंज करती हूँ, पिंक कर देती हूँ ताकि तुम्हारे से दिखे, ठीक है। तो ये जो एंडोथीलियम है इसकी लाइनिंग को ये डैमेज कर रहे हैं। तो ये मेरे पास एंडोथीलियम है, मान लो ये एंडोथीलियम जो है डैमेज होगा तो इससे क्या चीजें होंगी? दो चीजें होंगी। जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो एंडोथीलियम को रीच करेगा जिसकी वजह से देयर वुड बी फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट अब अपार्ट फ्रॉम दैट अब ये जो एंडोथीलियम है वो डैमेज हो गया तो अंदर क्या बह रहा है? अंदर हमारी आरबीसीज है, ब्लड है, तो ये जो है वो बाहर आ जाएंगे आरबीसीज, सो देयर वुड बी एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ आरबीसीज। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि नॉर्मली न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उसके अंदर हमारे अजीरोफिलिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें एमपीओ एंटीजन एंड प्रोटीनेज 3 एंटीजन है। लाइपोपॉलीसैकेराइड आया, साइटोकाइन आया, इसने इस न्यूट्रोफिल पे एक्शन किया जिसकी वजह से इसकी प्राइमिंग हुई, जिसकी वजह से ये जो अंदर एंटीजन थे अब वो बाहर आ गए, यानी माइलोपॉलीसैकेराइड हाँ और प्रोटीनेज 3 जो है वो सेल मेम्ब्रेन पे आ गया। तो अब ये सेल मेम्ब्रेन पे आ गया तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट की। ये एंटीबॉडीज कौन से हैं? ये हैं हमारे अंका एंटीबॉडीज, पी अंका और सी अंका।
अब एंटीबॉडी बन गए, ये एंटीबॉडी जो है वो न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करेंगे, न्यूट्रोफिल्स की वजह से होगी नेटोसिस, एंड न्यूट्रोफिल्स और नेटोसिस जो है वो एंडोथेलियम को डैमेज करेंगे। किसके एंडोथेलियम को डैमेज करेंगे? स्मॉल वेसल्स के एंडोथेलियम को डैमेज करेंगे, यानी हमारी कैपिलरीज, हमारी वेन्यूल्स, हमारी आर्टेरियोल्स को है उसके। अब देखो, अलग अलग बीमारियों में प्रीडोमिनेटली अलग अलग ऑर्गन के जो वेसल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उस हिसाब से क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। जो भी ऑर्गन सिस्टम है, जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व होगा उसके हिसाब से क्लिनिकल फीचर आएगा। तो अभी इसमें फिब्रिनोइड नेक्रोसिस होगी, अपार्ट फ्रॉम दैट आरबीसी का एक्स्ट्रावेसेशन होगा। फिब्रिनोइड नेक्रोसिस, आरबीसी का एक्स्ट्रावेसेशन। तो जो हमारे पास अंका वास्कुलाइटिस है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उन सारे टाइप्स का कॉमन पैथोफिजियोलॉजी जो है वो ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका कॉमन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं कुछ, जैसे कि मैं जब स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस के टर्म्स में सोचूंगी बिकॉज ऑफ सर्टेन क्लिनिकल फीचर्स जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगी, तो उसके लिए मैं इंडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस कराऊंगी, जैसे मैंने पहले बताया था। इंडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमें दो पैटर्न्स मिल सकते हैं। पहला, वी कैन गेट साइटोप्लाज्मिक पैटर्न, सेकंड वी कैन गेट द पेरीन्यूक्लियर और द न्यूक्लियर पैटर्न। तो मान लो मैंने इंडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस के लिए अपना सैंपल को भेजा एंड मुझे साइटोप्लाज्मिक पैटर्न मिला, तो इसके आगे मैं क्या कराऊंगी, मैं एलाइसा के लिए भेजूंगी। एलाइसा में अब अगर मुझे साइटोप्लाज्मिक पैटर्न मिलेगा तो मैं प्रोटीनेज 3 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है उनका यूज करूंगी, एंड अगर मुझे पेरीन्यूक्लियर या न्यूक्लियर पैटर्न मिलेगा तो मैं एमपीओ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का यूज करूंगी। तो मान लो कि मुझे साइटोप्लाज्मिक पैटर्न मिला था, फिर मैंने एलाइसा में प्रोटीनेज 3 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का यूज किया, तो अगर यहाँ पे फिर से पॉजिटिव आ रहा है तो ये हमारा सी अंक का पॉजिटिव है, नेगेटिव आ रहा है तब सी अंक का नेगेटिव है। अब मान लो कि पेरीन्यूक्लियर या न्यूक्लियर पैटर्न आया था, तो उसमें मैं फिर से एलाइसा भेजूंगी, बट इस बार मैं एंटीबॉडी प्रोटीनेज 3 के अगेंस्ट नहीं यूज करूंगी, मैं किसके अगेंस्ट यूज करूंगी, एमपीओ के अगेंस्ट यूज करूंगी। अब इसमें हमारे पास दो सिनारियोस बनते हैं। पहला कि पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव एलाइसा भी पॉजिटिव आ गया, तो वो है हमारा ट्रू पी अंक का पॉजिटिव। ट्रू पी अंक का पॉजिटिव ये कौन कौन सी कंडीशंस में होता है, हमारा अंका वास्कुलाइटिस जिसकी हम ऑलरेडी बात करें, उसके अलावा हमारे पास कुछ ड्रग्स जैसे हाइड्रालाजीन हो गया, प्रोपाइल थायोयूरासिल हो गया, लेवामिसॉल हो गया, मिनोसाइक्लिन हो गया, इन सारे ड्रग्स में हमें ट्रू पी अंक का पॉजिटिव मिलता है। अब मान लो पिछले केस में तो जब हमारा एलाइसा नेगेटिव आ रहा था तो हम उसको नेगेटिव बोल दे रहे थे कि ठीक है जैसे सी अंक का नेगेटिव, बट इस केस में अगर नेगेटिव आएगा तो हम इसको अभी पी अंक का नेगेटिव नहीं बोलेंगे, हम लोग और एलाइसा परफॉर्म करेंगे विद एंटीबॉडीज अगेंस्ट लैक्टोफेरिन एंड कैथेप्सिन। हम इसके लिए भी एलाइसा को चेक करेंगे, लैक्टोफेरिन और कैथेप्सिन के लिए। तो अगर अब पॉजिटिव आ रहा है देन दिस इज फॉल्स पी अंक का पॉजिटिव, जो कि हमें कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस टाइप 1 हो गया, प्राइमरी सीरोसिस कोलिनजाइटिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, आईबीडी हो गया, एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, एंड अगर अभी भी नंका अभी भी नेगेटिव आ रहा है तो दिस इज पी अंक का नेगेटिव। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि हम पहले इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे, उसमें हमें दो पैटर्न मिल सकते हैं, या तो साइटोप्लाज्मिक या तो पेरीन्यूक्लियर। अगर साइटोप्लाज्मिक मिलेगा तो मैं एलाइसा कराऊंगी, पेरीन्यूक्लियर मिलेगा तो भी मैं एलाइसा कराऊंगी। अब मान लो मुझे साइटोप्लाज्मिक मिला था तो मैंने एलाइसा कराया, बट इसमें मैं कौन से एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का यूज करूंगी एलाइसा में, प्रोटीनेज 3। अगर साइटोप्लाज्मिक पैटर्न आ रहा है तो प्रोटीनेज 3। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है तो सी अंक का पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है तो सी अंक का नेगेटिव। अब सेकंड हमारे पास अगर हमें पेरीन्यूक्लियर पैटर्न मिला था तो हम एमपीओ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यूज करेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो ये तो ट्रू पी अंक का पॉजिटिव है, बट नेगेटिव आया तो ये पी अंक का नेगेटिव नहीं है, अभी भी हम लोग कैथेप्सिन और लैक्टोफेरिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को चेक करेंगे। अगर अब पॉजिटिव आ रहा है तो फॉल्स पी अंक का पॉजिटिव, एंड नेगेटिव आ रहा है तो पी अंक का नेगेटिव है। ठीक है, अभी कुछ कॉमन क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ये पहले बताना था मुझे, इन्वेस्टिगेशन से पहले बताना था। पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, बट मैंने बाद में लिख लिया था, कोई नहीं, बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो स्मॉल वेसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं उसकी वजह से स्मॉल वेसल से रिलेटेड क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, जो कि क्या क्या होते हैं ये कुछ देखो। कुछ क्लिनिकल फीचर्स जो है वो मीडियम वेसल्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आती हैं, वो कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, और कुछ क्लिनिकल फीचर्स स्मॉल वेसल्स के इन्वॉल्वमेंट से होते हैं, वो तो कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स होती हैं। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि अगर कहीं भी किसी भी बीमारी में अगर स्मॉल वेसल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो क्या क्लिनिकल फीचर आएगा, एंड मीडियम वेसल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो क्या क्लिनिकल फीचर आएगा। तो अभी यहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, स्मॉल वेसल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है प्योरली, तो हमें क्यूटेनियस वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो वी विल गेट पाल्पेबल पुरपुरा, विल गेट पीटीके एंड विल गेट हेमोरेजिक बुला। अपार्ट फ्रॉम दैट विल गेट सुपरफिशियल अल्सर्स एंड विल गेट अर्टिकेरियल रैश। क्या क्या मिल रहा है, पाल्पेबल पुरपुरा, पीटीके, हेमोरेजिक बुला एंड सुपरफिशियल अल्सर एंड अर्टिकेरियल रैश। अब तुमसे कोई बोलेगा कि जो पेशेंट था उसको डीप अल्सर्स थे, उसके अलावा उसको गैंग्रीन था या नोड्यूल्स थे, तो क्या तुम स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस के टर्म्स में सोचोगे, नहीं सोचोगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे मीडियम वेसल के इन्वॉल्वमेंट के मैनिफेस्टेशंस हैं।
अगर ये प्रेजेंट है तो मीडियम वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। सो वी वोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस। स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस हम कब सोचेंगे, जब हमारे पास पेशेंट आएगा जो कि पाल्पेबल पुरपुरा, पीटीके, बुला या फिर सुपरफिशियल अल्सर्स का कंप्लेन लेकर आएगा या आर्टिकेरियल रैश का कंप्लेन लेकर आएगा, तब हम स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस के टर्म्स में सोचेंगे। ठीक है। अब जो मैं बोल रही थी कि इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो हमारे पास इसके मेनली 3 टाइप्स हैं, एक चौथा भी है। पहला है हमारे पास ग्रैनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। सेकंड वी हैव इज द MPA इज माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, ये मैंने डी पता नहीं क्यों लिखते हैं, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस। एंड थर्ड है हमारे पास इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमाटोसिस और पॉलीएंजाइटिस, इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, EGPA। ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारे पास ग्रैनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। तो इसमें क्या होता है, अब देखो, ये जितनी बीमारियां हैं, जितनी तीनों कंडीशंस हैं, इसमें ऐसा होता है कि कुछ जो हमारे पेशेंट्स होंगे, मान लो 100 पेशेंट है, तो इसमें कुछ पेशेंट जो होंगे वो C अंक का पॉजिटिव होंगे, कुछ जो होंगे वो P अंक का पॉजिटिव होंगे और कुछ जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, अंक का नेगेटिव होंगे। ठीक है। तो जो मैंने तुम्हें यहाँ पे जितने मैनिफेस्टेशंस बताया था, C अंक का पॉजिटिव, C अंक का नेगेटिव, P अंक का पॉजिटिव, P अंक का नेगेटिव या टोटल नेगेटिव, तो ये सारे मैनिफेस्टेशन जो अलग अलग परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं कि किसी में 70% पेशेंट जो है C अंक का पॉजिटिव होंगे, बाकी 30% जो है P अंक का पॉजिटिव और अंक का नेगेटिव होंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट ग्रैनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। इसमें 70% केसेस जो है C अंक का पॉजिटिव है, ये तुम्हें याद रखना है। मेल एंड फीमेल में बराबर होता है, विच इज माई फेवरेट थिंग। एंड 40 ईयर्स से ज्यादा, 40 to 60 ईयर्स मेनली। ठीक है। ये तुम्हें याद करना होगा कि मेल और फीमेल में बराबर होता है। 40 साल से ज्यादा एज के पेशेंट्स, जो भी तुम्हारे पास पेशेंट आएगा, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, 40 से 60 साल की उम्र के बीच में होगा। उसके कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर्स होंगे। स्किन में वो क्या बताएगा, वो बोलेगा कि उसको सुपरफिशियल अल्सर्स हैं, उसको पिटिके है, पुरपुरा है, बुल्ला है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बताएगा कि उसको अर्टिकेरियल रैश है। तो तुम सोचोगे कि स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस के टर्म्स में, फिर तुम देखोगे उसकी एज क्या है, उसकी एज तुम्हें 40 to 60 ईयर्स की एज होगी, तो तुम फिर यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्रैनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या होता है, जेनेटिक रिस्क फैक्टर होता है HLA DP B104। इसकी तुम एक जगह लिस्ट बना लेना, जितने मैं कंडीशंस बताऊंगी उसके अलग अलग कौन कौन से HLA हैं। यहाँ पे कौन सा है, HLA DP B104। पैथोफिजियोलॉजी में, अब देखो, जो मैंने तुम्हें मेन पैथोफिजियोलॉजी बताई थी वही पैथोफिजियोलॉजी है, बट कौन से मेन ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं उसके हिसाब से क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेनली अपर एयरवे, लोअर एयरवे और किडनीज के ब्लड, स्मॉल ब्लड वेसल्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन से, अपर एयरवे, लोअर एयरवे और किडनीज। तो इसी के हिसाब से क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। उसके अलावा कुछ दूसरे भी होते हैं, अदर्स, जो कि माइनर होते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ बहुत सिग्निफिकेंटली या बहुत ज्यादा नंबर में क्लिनिकल फीचर्स हमें नहीं मिलते हैं। तो अब अपर एयरवे इन्वॉल्व है, स्मॉल एयरवे, लोअर एयरवे इन्वॉल्व है, किडनीज इन्वॉल्व है, कुछ छोटे मोटे दूसरे। तो उसके हिसाब से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आएंगे। तो सबसे पहले अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो कॉमन क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, जो मैंने पहले बताया था, जो कि सारे स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस में हमें मिलेंगे। कौन कौन से थे हमारे, वही स्किन वाले मैनिफेस्टेशंस, पिटिके, पुरपुरा, बुला, अर्टिकेरियल रैश और सुपरफिशियल अल्सर्स। ठीक है। तो ये तुम स्किन में बता दोगे। नाउ लेट्स कम टू कुछ स्पेसिफिक जो तुम्हें इसमें मिलेगा ग्रैनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। तो तुम सोचोगे इन टर्म्स में। अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया, मेल फीमेल में बराबर होगा, 40 to 60 ईयर्स के बीच में प्रेजेंट होगा। तुम्हारे पास पेशेंट आ चुका है, स्किन मैनिफेस्टेशंस बता रहे हो ऑलरेडी। अब उसे तुम स्पेसिफिक सिम्टम्स के बारे में देखोगे। तुम देखोगे क्या कि इसके में कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है या नहीं है, इसको बुखार है, वेट लॉस, ये सब चीजें है या नहीं है। अगर वो नहीं है, then you will think in terms of granulomatosis with polyangiitis, because माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस जो होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, बट जो हमारा GPA है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स नहीं होते हैं। ठीक है। ये पॉइंट याद होगा, स्किन के मैनिफेस्टेशन से याद हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स नहीं होता है, ये याद हो गया। सेकंड वी हैव द अपर एयरवे, देन वी हैव द लोअर एयरवे, देन वी हैव द किडनीज, देन वी हैव द अदर्स। तो अपर एयरवे में क्या क्या होता है, वी हैव सीरियस ओटाइटिस मीडिया। एक अडल्ट आएगा 40 से 60 साल, मेल और फीमेल, कंप्लेन करेगा कि अचानक से कंडक्टिव हियरिंग लॉस की कंप्लेन देगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस की हिस्ट्री देगा, एंड कोई इसको पर्टिकुलर ENT वाला कॉज जो है वो नहीं मिलेगा, उससे रिलेटेड कोई हिस्ट्री नहीं देगा कि मतलब ENT से रिलेटेड जो कोई हम जितने भी हम लोग कंडक्टिव हियरिंग लॉस के कॉजेज जानते हैं या पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड इसकी हिस्ट्री नहीं होगी, जो कि इंडिकेट करे कि अच्छा इसका कोई ENT से रिलेटेड कॉज है। ठीक है।
तो हमारा अपर एयरवे में क्या क्या होगा, सीरोसोटाइटिस मीडिया, उसके बाद रिकरेंट साइनोसाइटिस होता है जो कि स्टाफ ऑरियस की वजह से होता है, रिकरेंट एपिस्टैक्सिस हो गया, रिकरेंट साइनोसाइटिस, रिकरेंट एपिस्टैक्सिस, मिडलाइन एब्नॉर्मलिटीज होते हैं। मिडलाइन एब्नॉर्मलिटीज क्या होगा, सैडल नोज हो गया या फिर नेजल परफोरेशन हो गया या नेजल अल्सर्स हो गए, नेजल परफोरेशन, सैडल नोज, नेजल अल्सर। उसके अलावा सबग्लॉटिक सिनोसिस हो गया। तो ये हमारे पास अपर एयरवे के हो गए। क्या क्या हो गया, सीरोसोटाइटिस मीडिया हो गया पहला हमारा, दूसरा हमारा क्या था, रिकरेंट साइनोसाइटिस, फिर रिकरेंट एपिस्टैक्सिस हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट मिडलाइन की एब्नॉर्मलिटीज और सबग्लॉटिक सिनोसिस। मैंने तुम्हें 5 बताए हैं किसके, अपर एयरवे के। इससे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, पहले मैंने स्किन का बताया कॉमन, जो कि सारे स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस में। सेकंड मैंने तुम्हें बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स नहीं होता है। फिर मैंने तुम्हें थर्ड बताया अपर एयरवे वाले। अपर एयरवे में मैंने तुम्हें 5 मैनिफेस्टेशंस बताया जो तुम्हें याद रखना है। अब मैं नेक्स्ट बताऊंगी लोअर एयरवे। लोअर एयरवे में बेसिकली 2 चीजें होती हैं। लोअर एयरवे में जो पैथोफिजियोलॉजी होगी, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसकी वजह से थिक वॉल्ड कैविटेटिंग नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज। डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज कैसे प्रेजेंट करेगा, हिमोप्टिसिस से। तो पेशेंट कंप्लेंट में हिमोप्टिसिस बताएगा। तो अभी तक जो हमारा पेशेंट आएगा, अगर वो एकदम ही आइडियल पेशेंट है, एकदम ही टिपिकल केस है, तो वो स्किन के मैनिफेस्टेशंस बताएगा, उसके में फीवर वगैरह की हिस्ट्री नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अपर एयरवे का मैनिफेस्टेशन, अगर वो अपर एयरवे वाला केस है तो वो बताएगा कि उसको मिड लाइन वाली प्रॉब्लम्स हैं, या फिर उसको बार बार उसकी नाक बहती है, या वो उसको बार बार सर्दी जुकाम होता है, या फिर उसको अचानक से कुछ समय से ये सुनने की दिक्कत हो रही है। एंड अगर वो लोअर एयरवे वाला होगा तो बताएगा कि उसके खांसी में खून आता है, या फिर उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसी कंप्लेंट देगा। नेक्स्ट है हमारा किडनी। किडनी में आरबीजीएन का इन्वॉल्वमेंट होता है विद इन डेज टू वीक्स। एंड ये आरबीजीएन जो है वो टाइप 3 पॉसी इम्यून आरबीजीएन होता है। इट इज वन ऑफ द लाइक रियली कॉमन कॉजेज ऑफ टाइप 3 पॉसी इम्यून आरबीजीएन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या बोला था कि कुछ माइनर क्रिटिकल फीचर्स भी होते हैं जिसमें हमारी आईज कैन गेट इन्वॉल्व, जिसमें विल गेट एपिसेराइटिस, वी कैन गेट ऑर्बिटल इन्फ्लेमेशन और स्यूडो ट्यूमर्स। एपिसेराइटिस तो थोड़ा बहुत कॉमन होता भी है, ऑर्बिटल इन्फ्लेमेशन और स्यूडो ट्यूमर जो है बिल्कुल ही रेयर होता है। न्यूरोलॉजिकल में वी हैव पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड ऑल्सो वी हैव आर्थ्राल्जिया, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से याद हो गए। हम लोग ग्रैन्युलर मटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस की बात कर रहे हैं। मैंने पूरी इसकी खिचड़ी बना दी है, राइट। यार ये रहा, हाँ। तो 70% केसेस जो है सियंका पॉजिटिव होता है। नया कलर ले लेते हैं। 70% केसेस जो है सियंका पॉजिटिव होते हैं। मेल इज इक्वल टू फीमेल, मोर देन 40 इयर्स, 40 to 60 इयर्स। HLA DPB104, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में 3 जगह इन्वॉल्व हो रहा है, अपर एयरवे, लोअर एयरवे, किडनीज और थोड़ी बहुत दूसरी साइज मैंने क्या क्या बताई, आईज बताया, न्यूरोलॉजिकल बताया ना, आर्थ्राल्जिया यानी कि जॉइंट्स बताया, राइट। नाउ हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमें कॉमन वही मैनिफेस्टेशंस मिलेंगे जो सारे स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस में मिलता है। क्या क्या मिलता है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, ये तुम अपने नोट्स में अच्छे से लिखना, प्यार से लिखना, ओके। एंड आल्सो ल्यूकोसाइटोक्लासिस। व्हाट इज ल्यूकोसाइटोक्लासिस, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। व्हाट इज ल्यूकोसाइटोक्लासिस, टेल मी। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन। तो जब कॉमन जो स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस है, कहाँ गया हमारा स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस, हाँ, यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी में हमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिल रहा था, हमें ल्यूकोसाइटोक्लासिस मिल रही थी, ल्यूकोसाइटोक्लासिस, हमें न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन मिल रहा था। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, आई एम रियली सॉरी। मुझे बचपन में फर्स्ट रैंक मिलता था राइटिंग के लिए, फिर पता नहीं क्या हो गया। एंड प्लस माइनस ग्रैन्युलोमा। ये तीनों चीजें तुम्हें हर केस में मिलेंगी, बट जो ग्रैन्युलोमा है वो कुछ केसेस में मिलेगा, कुछ केसेस में नहीं मिलेगा। तो जो हमारा ग्रैन्युलर मोटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस है उसमें हमें ग्रैन्युलोमा मिल रहा है, ओके। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस में हम अपर एयरवे से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, लोअर एयरवे से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। उसमें हम लोग ब्रोंकोस्कोपी कराएंगे जिसमें हमें डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज के लिए बेसिकली हेमोसिडिन लेटिन मैक्रोफेजेस हमें देखने को मिलेंगे, किसमें, स्पूटम या बाल में। ब्रोंकोस्कोपी से हम लोग स्पूटम या बाल ऑब्टेन करेंगे जिसमें हम लोग हेमोसिडिन लेटिन मैक्रोफेजेस देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग पीएफटी करते हैं जिसमें डीएलसीओ इंक्रीज मिलता है। डीएलसीओ इंक्रीज क्यों मिलता है, बिकॉज एल्वियोलाई जो है डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज की वजह से एल्वियोलाई में ब्लड आ गया होता है जिसमें ऑलरेडी हीमोग्लोबिन है। तो कुछ जो सीओ होता है इससे ऑलरेडी बाइंड कर जाता है, जो हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिससे फॉल्स इंक्रीज इन डीएलसीओ मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग बायोप्सी करेंगे जिसमें हमें वही थिक वॉल कैविटेटिंग नोड्यूल्स एंड डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज मिलेगा। एक्सरे में जो लंग पैरेन्काइमा होता है वो नॉर्मल होता है, उसका कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है।
सीटी में अगेन हमें नोड्यूल्स मिलेंगे, हमें कंसोलिडेशन मिलेगा, डिफ्यूज एल्वेलर हेमरेज जो है दैट वुड बी प्रेजेंटिंग विद डिफ्यूज ओपेसिटीज। अब ये जो नोड्यूल्स एंड कंसोलिडेशन है इनके नंबर मल्टीपल हो सकते हैं, इनका साइज वेरी करता है, इनका शेप वेरी करता है, इसके मार्जिन बहुत इरेगुलर होते हैं। इन्वेस्टिगेशन हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन मैंने बताया, देखो जो कॉमन इन्वेस्टिगेशन है वो तो तुम्हें करानी है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो अलग अलग सिस्टम है उसको रूल आउट करने के लिए अपर एयरवे से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कराओगे, लोअर एयरवे में ब्रोंकोस्कोपी पीएफटी, इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है एग्जाम में बायोप्सी ऊपर और एक्सरे नीचे नहीं लिखना है, ओके। ब्रोंकोस्कोपी हो गया, पीएफटी हो गया, बायोप्सी, एक्सरे, सीटी, ठीक है। किडनी में हम लोग को क्या देखने को मिलेंगे, क्रीसेंस देखने को मिलेंगे, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे पास हो गया हमारा पहला मैनेजमेंट में, मैं तुम्हें साथ में बताऊंगी। हमारा पहला हो गया ग्रैन्युलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। नेक्स्ट लेट्स कम टू माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस। माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस जो है इसमें 40% जो पेशेंट्स होते हैं वो सी अंग पॉजिटिव होते हैं। ये मेल में ज्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। वहां पे क्या था, मेल इज इक्वल टू फीमेल। ये एल्डरली में देखने को मिलता है, वो 40 to 60 ईयर्स में देखने को मिल रहा था। अब इसमें मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल फीचर क्या है, कॉमन क्लिनिकल फीचर्स वही हमारी क्यूटेनियस क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से, पीटीके, पुरपुरा, बुला, अर्टिकेरियल रैश एंड आल्सो सुपरफिशियल अल्सर्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है क्लिनिकल फीचर में कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे क्या थे, एब्सेंट। अभी तक क्या क्या डिफरेंस हमने देख लिया, ये मेल में ज्यादा कॉमन है, ये एल्डरली में देखने को मिलता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आर प्रेजेंट, ओके। इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। 95% ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्वॉल्वमेंट के साथ आएंगे, 90% पेशेंट्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्वॉल्वमेंट के साथ आएंगे, एंड 60% पेशेंट्स में किडनी का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, ठीक है। आई के इन्वॉल्वमेंट में एपिसेराइटिस होता है, आर्थ्रालजिया भी देखने को मिलता है, न्यूरोलॉजिकल क्लिनिकल फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, इसमें कोई भी ग्रैन्युलोमा देखने को नहीं मिलता, बाकी सारी चीजें सेम होती है। फिब्रिनोइड नेक्रोसिस हो गया, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन हो गया एंड ल्यूकोसाइटोक्लेसिस हो गया। ल्यूकोसाइटोक्लेसिस क्या होता है तुम्हें बताना है कमेंट सेक्शन में, ओके। क्या कोई भी ग्रैन्युलोमा नहीं है, ठीक है। याद हो गया क्या क्या डिफरेंस मैंने बताया, मेल में ज्यादा कॉमन है, एल्डरली में देखने को मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स नहीं है, 95% केसेस में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट है, 90% में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट है, 60% में किडनी का इन्वॉल्वमेंट है, एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ग्रैन्युलोमा नहीं है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है योसिनोफिलिक ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, जिसमें 5% केसेस जो हैं वो सी अंग का पॉजिटिव होता है, बाकी सारे या तो पी अंग का पॉजिटिव होंगे या तो अंग का नेगेटिव होंगे, ठीक है। मेनली पी अंग का पॉजिटिव होंगे। अब इसका क्लिनिकल फीचर थोड़ा डिफरेंटली प्रेजेंट करता है। पहले जो पेशेंट होगा वो प्रोड्रोमल फेस में आएगा, अगर अडोलसेंट होगा तो अस्थमा लाइक सिम्टम्स या फिर एलर्जी राइनाइटिस वाले सिम्टम्स जो है उसके साथ प्रेजेंट करेगा। उसके बाद वो हिस्ट्री देगा कि पहले मुझे अस्थमा वाले फीचर्स आ रहे थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वीजिंग या फिर बार बार सर्दी खांसी हो रही थी मौसम बदलने के साथ। उसके बाद वो लंग के इन्वॉल्वमेंट के क्लिनिकल फीचर्स देगा, ठीक है। अब ये जो लंग वाले इन्वॉल्वमेंट वाले क्लिनिकल फीचर्स होते हैं बहुत ही इनकंसिस्टेंट होते हैं, वो किसी एक डायग्नोसिस की तरफ इंडिकेशन नहीं देते हैं और कोई कंफर्म्ड पैटर्न नहीं होता इनमें, इसलिए वी कॉल देम एज इनकंसिस्टेंट सिम्टम्स, ठीक है। उसके बाद मेन हमारा वैस्कुलेटिक फेस होता है जिसमें ब्लड वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और उससे रिलेटेड क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। इवेंचुअली अब ये जो वैस्कुलेटिक फेस होगा इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये वाले हमारे मेनली लंग हो गया, किडनी हो गया और स्किन हो गया। लंग में हमें डिफ्यूज एल्वेओलर हेमरेज मिलेगा, किडनी में आरपीजीएन मिलता है और स्किन में हमें पुरपुरा मिलता है, ठीक है। इवेंचुअली ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है इनटू योसिनोफिलिक मायोकार्डाइटिस, योसिनोफिलिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड वास्कुलर न्यूरोपैथी। बेसिकली इसमें जो पूरा इन्फ्लेमेशन होता है ना, योसिनोफिलिक ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, तो योसिनोफिल्स की वजह से हो रहा है, एलर्जी रिलेटेड है, ठीक है। इसको इसके हिस्टोपैथोलॉजी में हमें क्या मिलता है, योसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा, वहां पे न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन मिल रहा था, यहाँ पे योसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन मिलता है एंड ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होता है, सारा पूरा का पूरा ब्लड वेसल की पूरी वॉल इन्वॉल्व होती है, नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस होता है एंड ग्रैन्युलोमास आर प्रेजेंट, ओके। नाउ लेट्स कम टू आवर फाइनल थिंग व्हिच इज द मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो जो ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस होता है, माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस होता है, उसको हम सिमिलर तरीके से मैनेज करते हैं एंड इओसिनोफिलिक ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस जो उसका इंडक्शन थेरेपी अलग है। तो लेट्स टॉक अबाउट इंडक्शन। हम सबसे पहले इंडक्शन चलाते हैं। इंडक्शन हमारा पहला स्टेप होता है जिसमें हमारे पास वी हैव फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड वी हैव सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग जो है उसमें फर्स्ट लाइन जो हमारा ट्रीटमेंट है उसमें हम लोग आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं 3 दिनों के लिए, 500 mg से 1 ग्राम। आईवी दे रहे हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 500 mg से 1 ग्राम, कितने दिनों के लिए, 1 2 3, 3 दिनों के लिए, ठीक है। 3 दिनों तक मैंने 500 mg से 1 ग्राम, 500 mg से 1 ग्राम, 500 mg से 1 ग्राम दे दिया पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर चौथे दिन मैं क्या करूंगी, उसका ओरल प्रेडनिसोलोन चलाऊंगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, 500 mg से 1 ग्राम
जो उसकी डोसेज है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस मैक्सिमम डोज को 8 से 12 हफ्ते का टाइम लेके उसकी लोएस्ट डोज तक टेपर करूंगी, किसकी, ओरल मिथाइल प्रेडनिसोलोन की, ठीक है। लोएस्ट डोज तक मैं ले आई 8 से 12 हफ्ते में। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, मेंटेनेंस थेरेपी स्टार्ट करूंगी। ये मेरी है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन के अलावा हमारे पास है सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में हम लोग आईवी साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं 15 mg पर केजी। आईवी के अलावा हम लोग इसको ओरल भी दे सकते हैं 2 mg पर केजी, बट आईवी जो है वो प्रिफर्ड होता है। क्यों? क्योंकि 15 mg पर केजी के हिसाब से एंड 2 mg पर केजी के हिसाब से जो आईवी वाला है उसमें इवेंचुअली जो टोटल डोज होती है वो कम लगती है, ठीक है। तो पेशेंट को हमें कम डोजेज में दवाई देनी पड़े या कम दवाई देनी पड़े, इस वजह से हम लोग इवेंचुअली कॉम्प्लिकेशन और साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए आईवी साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है वो प्रेफर्ड होता है। 3 महीने तक हम लोग चलाते हैं, उसके बाद पेशेंट के स्टेटस को चेक करते हैं। अगर पेशेंट का स्टेटस इंप्रूव कर रहा है, बेटर है, तो हम लोग मेंटेनेंस थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, जो कि है हमारा लो डोज स्टेरॉइड प्लस आजाथायोप्रिन। 2 साल तक चलाते हैं लो डोज स्टेरॉइड प्लस आजाथायोप्रिन। अगर नहीं सही है तो हमारे पास दूसरी ड्रग है हमारी फर्स्ट लाइन, विच इज रिटुक्सीमैब। रिटुक्सीमैब हम कौन कौन सी कंडीशंस में देते हैं, अगर उस पेशेंट की फैमिली अभी कंप्लीट नहीं हुई है, रिलैप्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, उसके अलावा पेशेंट साइक्लोफॉस्फेमाइड को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, एंड इसमें इसका ये फायदा होता है कि जब अगर हम इसको मेंटेनेंस थेरेपी के फॉर्म में दे रहे हैं तो इसको हमें महीने में बस एक बार देना है। कितनी डोजेस, 375 mg पर मीटर स्क्वायर, 4 डोजेस 1 वीक अपार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस पॉलीएंजाइटिस। इसकी इंडक्शन थेरेपी में हम लोग स्टेरॉइड और IL-5 एंटागोनिस्ट मेपोलिजुमैब देते हैं। क्या देते हैं, स्टेरॉइड प्लस IL-5 एंटागोनिस्ट मेपोलिजुमैब, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली थी, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं रियल लाइफ जेठालाल हूँ, मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, बट यस आई ट्राई कि मैं इन प्रॉब्लम्स को टैकल करूं एंड साथ में अपना ये प्रोफेशनल जो मेरा काम है इसको कंटिन्यू रख सकूं। सो शो मी योर लव इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स, इन फॉर्म ऑफ लाइक्स एंड शेयर एंड एवरीथिंग दैट्स ऑल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस। मैंने इसके नोट्स तो तैयार कर लिए हैं, बट यस वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय।